चंद्रा पैराडाइज एजुकेशनल ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं विजय केमिस्ट्री क्लासेस के लिए और मैं आपसे अभी बात करने वाला हूँ केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन वेलोसिटी के बारे में या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में, जिसको हम हिंदी में अभिक्रिया की दर या फिर अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। तो देखिए, एक चीज़ आपको ये समझना होगा, रिएक्शन में केवल एक ही चीज़ होती है, यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक या अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, ये फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, उत्पाद में। तो जब अभिक्रिया में आप ये समझ गए हैं कि अभिक्रिया में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो शायद आप ये भी समझते होंगे कि अभिक्रिया में रिएक्टेंट की मात्रा लगातार घटेगी और प्रोडक्ट की मात्रा लगातार घटती जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट ही खर्च हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं प्रोडक्ट में, उत्पाद में। अब हम किसी रिएक्शन के बारे में जरा बात कर लेते हैं। मान लिया रिएक्शन हो गया A इक्वल टू B, रिएक्शन में रिएक्टेंट B प्रोडक्ट। अच्छा, T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू 0 सेकेंड, और T इक्वल टू 0 सेकेंड का मतलब ये हो गया कि अभिक्रिया अभी स्टार्ट हुए 0 सेकेंड हुआ, अभिक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो हम ये मान लेते हैं कि T इक्वल टू 0 सेकेंड पर A की इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल a यम का मतलब मोल प्रति लीटर है, और B की प्रारंभिक सांद्रता 0 होगी, क्योंकि अभिक्रिया स्टार्ट हुई ही नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट कोई भी नहीं बना है। अच्छा, अगर रिएक्शन T सेकेंड के बाद कंप्लीट हो जाता है, तो लास्ट में T इक्वल टू T सेकेंड, 0 सेकेंड से स्टार्ट हमने किया था T सेकेंड, और T सेकेंड के बाद A की सांद्रता A से घटकर, A में से मान लिया x खर्च हुआ T सेकेंड में, तो T सेकेंड के बाद में A की सांद्रता A से घटकर A माइनस x हो गई, माने T टाइम में A की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन x है, A की सांद्रता x घटी है, A से घट के A माइनस x हो गया। आप रिएक्शन से ये मानते होंगे, देखिए रिएक्शन के पहले यहाँ पे हमको मिलेगा रिएक्शन कोफिशिएंट, जिसको हम मोलों की संख्या भी बोलते हैं। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि जितने टाइम में A का 1 मोल खर्च होगा, उतने ही टाइम में B का 1 मोल बनेगा। तो यहाँ से देखते हैं, अगर A का x मोल खर्च हुआ तो उसी टाइम में B का x मोल बन जाएगा। अभी बिल्कुल सिंपल बात यह है कि देखिए, अभिकारक की सांद्रता घटेगी, उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी, और मामला यह है कि अभिकारक की सांद्रता जितनी तेजी से घटेगी, उत्पाद उतनी ही तेजी से बनेगा। या अभिकारक की सांद्रता अगर धीमे धीमे घटेगी, तो उत्पाद भी धीमे धीमे बनेगा। या अगर हम ये देखें कि अभिक्रिया की दर को हम अभिकारक की सांद्रता घटने के टर्म में भी निकाल सकते हैं और उत्पाद की सांद्रता बढ़ने के टर्म में भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम अभी A के टर्म में निकालें, या हम लिख देते हैं फार्मूला, अभिक्रिया की दर माने R इक्वल टू अभिकारक, ये अभिक्रिया की दर निकालने का फार्मूला है। तो R माने अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय। तो अभिकारक के टर्म में भी निकाल सकते हैं और उत्पाद के टर्म में भी निकाल सकते हैं। शुरू में हम अभिकारक के टर्म में निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, अभिकारक A के सापेक्ष अभिक्रिया वेग माने R इक्वल टू अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे लगा समय। तो अभिकारक की सांद्रता A से घटकर A माइनस x हो गई, तो अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन माने अभिकारक की अंतिम सांद्रता जो कि A माइनस x है, A माइनस x अभिकारक की अंतिम सांद्रता माइनस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता बटे लगा समय माने T माइनस 0 माने अंतिम टाइम ऋण प्रारंभिक टाइम। और एक चीज आपको और समझना होगा, अभिकारक के सेंस में अगर हम अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो उसको हम नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, लेकिन उत्पाद के टर्म में अगर हम अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो उसको हम पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं। और ऐसा क्यों है वो भी समझे आप। अभिकारक के टर्म में अभिक्रिया का वेग निकालने का मतलब ये है, क्योंकि अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता लगातार घटती है, और घटने का मतलब नेगेटिव साइन। तो इसी नाते ध्यान दें, आप निशान पे ध्यान दें, हम ये करने वाले हैं कि अभिकारक के सेंस में चूंकि हमने अभिक्रिया वेग निकाला, तो इसको हम दिखाएंगे नेगेटिव साइन से।
उसका रीजन भी हमने आपसे बोला, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता लगातार घटती है, लेकिन अगर यही अभिक्रिया वेग हम उत्पाद के सेंस में भी निकाल सकते थे, और अगर हम उत्पाद के सेंस में अभिक्रिया वेग निकाल रहे होते तब उसको हम पॉजिटिव साइन से दिखाते, क्योंकि अभिक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उत्पाद की सांद्रता भी बढ़ेगी, माने उत्पाद और ज्यादा बनेगा, और बढ़ने का मतलब पॉजिटिव साइन। तो यहां से देखें आप, ये अगर हम ब्रैकेट को तोड़ें तो हमको मिलेगा R इक्वल टू, चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए अपान टी। लास्ट में हमको मिला इक्वल टू एक्स बाई टी। ये हमने अभिक्रिया का वेग निकाला, अभिकारक की सांद्रता घटने के टर्म में, और हमको मिला कि R इक्वल टू एक्स बाई टी। एक्स क्या है? अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी है, अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन है, और टी उस सांद्रता परिवर्तन में लगा समय है। और अगर हम R का मात्रक देखें, अभिक्रिया वेग का मात्रक देखें, तो x क्या है? सांद्रता परिवर्तन। और सांद्रता परिवर्तन माने सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, टी टाइम है, सेकंड में हमने लिया है, बटे सेकंड। इस तरीके से R माने रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया के दर का मात्रक हमको मिला मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, या इसको हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये तो अभी हमने देखा कि अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया वेग, ध्यान रखें आपको मिला x बाई टी। अब की बार हम देखने वाले हैं उत्पाद के सापेक्ष माने उत्पाद B के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग। यहां पे देख लेते हैं, तो उत्पाद B के सापेक्ष अभिक्रिया वेग माने R इक्वल टू, फिर से वही फार्मूला हमने अभिकारक के सेंस में देखा था। आपके बाद उत्पाद है तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे फिर से लगा समय। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हुआ कितना है? उत्पाद की अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, तो x माइनस 0 अपान लगा समय t माइनस 0 इक्वल टू, फिर से मिला x बाई 2, और ये हम दिखाएंगे पॉजिटिव साइन से, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि उत्पाद के सेंस में अभिक्रिया वेग निकालने टाइम में हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उत्पाद की सांद्रता लगातार बढ़ती है। तो यहां से फिर से R इक्वल टू एक्स बाई टी मिला। ध्यान दें, हमने शुरू में ही आपसे बोला था कि अभिक्रिया के वेग को हम अभिकारक के टर्म में भी निकाल सकते हैं। एक्स बाई टी हमको मिला था सेम रिएक्शन के लिए, और हमने उत्पाद के टर्म में निकाला तब भी हमको उसी रिएक्शन के लिए एक्स बाई टी मिला। तो इस तरीके से अभिक्रिया वेग को हम अभिकारक के टर्म में भी निकाल सकते हैं, उत्पाद के टर्म में भी निकाल सकते हैं, और दोनों ही तरह से मिलने वाली वैल्यू बिल्कुल बराबर होती है। तो ये अभिक्रिया वेग के बारे में था। एक चीज आप और समझें, आपसे द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के बारे में बात हुई थी, आप समझते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम ये बताता है कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थों की सांद्रता जितनी ही ज्यादा होती है अभिक्रिया वेग उतना ही ज्यादा रहेगा, और अगर अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थों की सांद्रता घटती है, कम होती है, तो अभिक्रिया वेग भी कम हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताएं, अभिक्रिया में एक की मात्रा या अभिकारी पदार्थों की मात्रा लगातार घटेगी, क्योंकि यही खर्च होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो अभिक्रिया में जब अभिकारी पदार्थों की मात्रा लगातार घटेगी, तो जब अभिकारी पदार्थों की मात्रा घटेगी और उसी अभिकारी पदार्थ की मात्रा पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है, तो क्या अभिक्रिया का वेग नहीं घटेगा? समय के साथ घटेगा। तो कल्पना करते हैं जरा, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, अभिक्रिया की स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, अभिकारी पदार्थ की सांद्रता मैक्सिमम है, क्योंकि अभी अभिकारक खर्च होकर उत्पाद में ज्यादा परिवर्तित हुए नहीं, तो अभिकारक की सांद्रता रिएक्शन के स्टार्ट में मैक्सिमम होती है। लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी वैसे वैसे अभिकारक खर्च होते जाएंगे, उत्पाद में परिवर्तित होते जाएंगे। माने रिएक्शन में समय के साथ अभिकारक की सांद्रता लगातार घटती जाती है, और अभिकारक की सांद्रता लगातार घटने के नाते रिएक्शन में अभिक्रिया का वेग भी घटता है। ये चीज आपको समझनी होगी। और देखिए, जब आप ये समझ चुके हैं कि वाकई में अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग बिल्कुल समान रहता ही नहीं है, पहले सेकंड में अभिक्रिया का वेग मैक्सिमम होगा, दूसरे सेकंड में अभिक्रिया का वेग कुछ कम हो जाएगा, तीसरे सेकंड में अभिक्रिया का वेग और कम हो जाएगा, चौथे सेकंड के बाद अभिक्रिया का वेग, माने समय के साथ लगातार अभिक्रिया वेग घटेगा। और ये इस नाते हम बोल पा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं
कि समय के साथ अभिकारी पदार्थों की सांद्रता घटती है और द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से अभिकारी पदार्थों की सांद्रता घटने के नाते, क्योंकि उसी पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है, तो समय के साथ अभिकारी पदार्थों की सांद्रता घटने के नाते अभिक्रिया वेग भी लगातार घटता जाता है। तो बड़ा प्रश्न ये है कि जब अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग निश्चित होता ही नहीं है, लगातार समय के साथ घटता है, तो फिर अभिक्रिया के वेग के बारे में अगर हमको बताना हुआ तो कौन सा वेग हम बताएंगे, क्योंकि लगातार समय के साथ घटेगा, वो बदलेगा। तो ये समस्या के लिए अभिक्रिया वेग को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले को हम बोलते हैं अभिक्रिया का औसत वेग माने एवरेज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, और दूसरे को हम बोलते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन माने अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। अब आपको ये समझना है कि अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग क्या होता है। तो हम सबसे पहले अभिक्रिया के औसत वेग के बारे में बात कर रहे हैं, और आपको ये समझना होगा कि अभिक्रिया अगर टी टाइम में कंप्लीट होती है तो अभिक्रिया के टी टाइम में कंप्लीट होने के दौरान पूरे समय, अभिक्रिया में पूरे समय जो अभिक्रिया का वेग रहा होगा वो अभिक्रिया का औसत वेग है। लेकिन आप ये समझते हैं कि उसी अभिक्रिया में पूरे टाइम अभिक्रिया का वेग एक रहा ही नहीं होगा, लगातार घटा होगा। तो औसत वेग के बारे में आप शायद ये समझ पाए हैं कि किसी भी अभिक्रिया में पूरी अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया का औसत वेग एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अब उसी अभिक्रिया में पहले सेकंड के बारे में, तो पहले सेकंड में ही अभिक्रिया का वेग कुछ और था, दूसरे सेकंड में अभिक्रिया का वेग आप समझते हैं कुछ घटा होगा, तीसरे सेकंड में अभिक्रिया का वेग और घटा होगा। तो इसी तरह से अगर हम किसी निश्चित समय पर, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी निश्चित समय पर अगर हम अभिक्रिया के वेग के बारे में बात करें, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया के वेग के बारे में बात करें, तब अभिक्रिया के उस वेग को हम बोलते हैं तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, हमने आपसे शायद बात भी की थी, जैसे कल्पना करते हैं कि कोई रनर है, कोई दौड़ने वाला है, वो पॉइंट ए से दौड़ना स्टार्ट करता है, जाता है पॉइंट बी तक, ठीक है, और मान लेते हैं कि दोनों पॉइंट के बीच की दूरी 200 मीटर है। तो रनर जो है, रेसर जो है, वो पॉइंट ए से दौड़ना स्टार्ट करता है पॉइंट बी तक, जो कि 200 मीटर की दूरी पर है, तक पहुंचता है, और इसमें उसको लगते हैं कुल 10 सेकेंड। तो यहां पे रनर का वेग हम निकाल सकते हैं। रनर का जो वेग होगा, तो फार्मूला आपको पता होगा, दूरी बटे समय। तो रनर का जो वेग होगा यहां पे क्या होगा, 200 मीटर बटे टाइम 10 सेकेंड, क्या मिला हमको, 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये कुछ ऐसे है जैसे अभिक्रिया का औसत वेग होता है। लेकिन आप जरा ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि रनर जब 200 मीटर की रेस कंप्लीट करेगा तो हर टाइम में, हर समय में उसका वेग बराबर ही रहा होगा? आवश्यक नहीं है। हो सकता है शुरुआत में रनर किसी अलग वेग से दौड़ा हो, दूसरे सेकंड में 10 सेकंड की पूरी रेस थी, पहले सेकंड में कुछ अलग वेग उसका रहा हो, दूसरे सेकंड में शायद कुछ अलग वेग रहा हो, तीसरे सेकंड में भी शायद कुछ अलग वेग रहा हो। तो अगर हम किसी निश्चित टाइम पर उसके वेग के बारे में बात करें तो ये कुछ ऐसे है जैसे अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग होता है। हमको लगता है कि शायद आप अभिक्रिया के औसत वेग के बारे में और अभिक्रिया के तात्क्षणिक वेग के बारे में समझ पाए होंगे। तो फिर से रिपीट एक बार कर देते हैं, किसी भी अभिक्रिया में पूरी अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं, जबकि उसी अभिक्रिया में किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया के वेग को उसी अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अच्छा, आपको यह भी समझना जरूरी है कि वाकई में अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का औसत वेग होता है V एवरेज, अभिक्रिया के औसत वेग को हम दिखाते हैं डेल x अपान डेल t से। लेकिन अभिक्रिया का जो तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंट वेलोसिटी होती है, उसको हम दिखाते हैं dx अपान dt से। ये अंतर समझे आप? औसत वेग को डेल x अपान डेल t से, लेकिन तात्क्षणिक वेग को dx अपान dt से हम दिखाते हैं। वाकई में ये डेल का मतलब क्या होता है? डेल का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन। तो यहाँ पे डेल x का मतलब ये हो गया कि सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है, डेल t क्या है? समय में जो परिवर्तन हुआ है। तो अगर परिवर्तन थोड़ा सा ज्यादा है तो उस होने वाले परिवर्तन को हम डेल से दिखाते हैं, लेकिन परिवर्तन अगर बहुत सूक्ष्म है
होने वाला परिवर्तन बहुत कम है अगर, तो उसको हम डेल से न दिखा के डी से दिखाते हैं। जैसे अगर हमको किसी अभिक्रिया का वेग निकालना है तो क्या करेंगे, सांद्रता जितनी भी घटी है अभिकारक की या उत्पाद के सेंस में, उत्पाद की सांद्रता जितनी भी बड़ी है बटे उसमें लगने वाला टाइम, ये अभिक्रिया का औसत वेग हमको मिलेगा, माने पूरे टाइम में अभिक्रिया का वेग। लेकिन अगर तात्क्षणिक वेग हमको निकालना है, कल्पना करें आप, अगर हमको ये पता करना है कि किसी भी अभिक्रिया में 11वें सेकंड में, पूरी अभिक्रिया के वेग के बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम अगर ये बात करें 11वें सेकंड में अभिक्रिया का वेग क्या होगा या क्या रहा होगा, तो इसका मतलब हम यहाँ पे अभिक्रिया के औसत वेग के बारे में नहीं बल्कि अभिक्रिया के तात्क्षणिक वेग के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर 11वें सेकंड पर अभिक्रिया का वेग हम निकाल रहे हैं तो हम कुछ ये देखेंगे कि 10वें सेकंड में अभिकारक की सांद्रता कितनी थी और 11वें सेकंड पर अभिकारक की सांद्रता कितनी हो गई। सिंपल सी बात है, 10वें सेकंड से 11वें सेकंड के बीच में अभिकारक कुछ तो खर्च हुआ होगा, लगने वाला टाइम कितना है, बहुत छोटा है, बहुत कम टाइम है, 1 सेकंड का टाइम है। तो 10वें सेकंड पर अभिकारक की सांद्रता कितनी थी, 11वें सेकंड पर अभिकारक की सांद्रता घट के कितनी हो गई है। अच्छा, इस तरीके से जो हम अभिक्रिया का वेग निकालेंगे वो लगभग इसी टाइम में, माने 10वें सेकंड 11वें सेकंड के बीच ही अभिक्रिया का वेग हमको मिलेगा। माने हम ये बोल सकते हैं कि लगभग हमको 11वें सेकंड का अभिक्रिया वेग मिला है। अच्छा, हम यहाँ से आपसे स्मॉल डी के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ से आप ये भी समझे होंगे कि यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम बहुत कम है, क्योंकि 10वां सेकंड 11वां सेकंड, तो टाइम बहुत कम है, हमने डी से दिखाया। अच्छा, टाइम अगर कम है तो सांद्रता परिवर्तन भी कम ही होगा, तो सांद्रता परिवर्तन को हम डेल एक्स से न दिखाकर डी एक्स से दिखाएंगे। हालांकि मात्रक दोनों के वही होते हैं, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, और यहाँ भी मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये तो बात थी अभिक्रिया के औसत वेग के बारे में, अभिक्रिया के तात्क्षणिक वेग के बारे में।